माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी। और वो एक चेरी ट्री के नीचे खड़ी हुई थी। वो कहती है कि अब मुझे कोई भी चीज हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, ना ही समर का धूप और ना ही विंटर का स्नो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सब फाइनली चेंज हुआ जब उस दिन मैं उस लड़के से मिली। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम काया था, वो एकदम से चाय का कप फेंक देती है और जिसने ये चाय बनाया था उस पर काफी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें एक चाय बनाना भी नहीं आता, तुम कितनी ज्यादा यूजलेस हो। और ये लड़की और कोई नहीं, वही लड़की है जिसे स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था। और इस लड़की का नाम था मियो। और फिर मियो अपना सिर झुका के माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी जो काया की मॉम थी कानाको, वो बोलती है कि मियो, तुम कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी, इससे अच्छा है जाओ फिर से एक कप बना के लाओ। फिर मियो उनसे माफी मांगती है एंड वहां से चली जाती है। और फिर काया कहती है कि ये लड़की हमारे फैमिली के नाम को डुबा देने वाली है। फिर काया की मॉम कहती है कि हाँ, ये लड़की काफी ज्यादा क्लमजी है, बिल्कुल उसके मॉम जैसे। और तभी काया का फादर कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो इसके लिए। फिर काया की मॉम कहती है कि आखिर ये बेटी तो तुम्हारी ही है ना। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि मियो और कोई नहीं बल्कि काया के फादर की फर्स्ट चाइल्ड है एंड काया की स्टेप सिस्टर है। और मियो भी ये पूरी कन्वर्सेशन गेट के बाहर से सुन लेती है और वो काफी ज्यादा दुखी होके वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके घर पे एक आदमी आता है जिसका नाम था मिस्टर तात्सुइसी। और ये एक मैरिज ऑफर लेके आया था उनके घर में। और फिर उनके घर में जितने भी सारे वर्कर्स थे वो सभी इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब मियो गार्डन में सफाई कर रही थी, वो भी इनकी सारी बातें सुन लेती है। एंड तभी मियो सोचती है कि ये मैरिज ऑफर किसके लिए हो सकता है। और फिर गार्डन में एक लड़का आता है जिसका नाम कोजी था। और वो आते ही मियो से कहता है कि मियो, तुम आज भी गार्डन साफ कर रही हो, तुम कितना ज्यादा काम करती हो एंड तुम एक काफी अच्छी लड़की हो। और ये सुन के मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कोजी को यहाँ देख के काफी ज्यादा हैरान भी हो जाती है। जिसपे कोजी कहता है कि देखो, मेरे पापा तुम्हारे ही घर में आए हैं ताकि वो तुम्हारे फैमिली के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर पाए, और मैं उनको ही कंपनी देने के लिए यहाँ आया हूँ। बट ये तो एक एक्सक्यूज था, असल में मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ मियो। और फिर वो दोनों गार्डन में ही बने एक शेड के नीचे चले जाते हैं। और फिर कोजी मियो को एक कैंडी खिलाता है और मियो को भी ये चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आता है। और दूसरी तरफ कोजी को भी ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर कोजी मियो से कहता है कि देखो मियो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस टॉक्सिक सिचुएशन से जरूर बाहर निकालूंगा। जिस पे मियो बोलती है कि तुम मुझे हमेशा से बचाते आए हुए हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, यही मेरे लिए काफी है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां काया अपने फादर से कहती है कि उसे नए ड्रेस चाहिए क्योंकि उसका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। एंड उसका फादर उसे कई सारे ड्रेस देने का वादा करता है। लेकिन जो मियो थी वो आज भी एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाली थी, उसका फादर उसे बुलाता है एंड बोलता है कि अगले दिन तुम डे टाइम पे इसी रूम पे आना। ये सुनने के बाद मियो उस बात पे एग्री कर लेती है। फिर मियो सोने से पहले ये सोचती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों कहा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो बाकी सर्वेंट्स के साथ मिलकर बर्तन धो रही थी, जिसकी वजह से उसके फेस पे भी थोड़ा सा दाग लग गया था। लेकिन तभी वहां पे काया आती है और काया मियो के ये हाल देख के उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और इवन उसका काफी ज्यादा इंसल्ट भी करती है। और कहती है कि तुम ये चेहरा लेकर तो हमारे गेस्ट के सामने बिल्कुल भी मत आना। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है कि मियो गार्डन में सफाई कर रही थी। फिर उसी टाइम पे वहाँ कोजी आता है। मियो कोजी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आज यहाँ पे कैसे। बट कोजी का चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ था और कहता है कि वो मियो के फादर के साथ एक मीटिंग करने के लिए आया था। और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर एक सर्वेंट आके मियो को जल्दी से बुलाती है और कहती है कि मियो का फादर उसे बुला रहा है। फिर मियो को भी अपने फादर की बातें याद आती है और वो दौड़ती दौड़ती उस रूम के तरफ चली जाती है। फिर मियो सोचने लगती है कि शायद उसका फादर मियो की शादी कोजी के साथ कराने वाला है। फिर मियो उस रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि उसका फादर एंड स्टेप मदर दोनों ही वहाँ बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने बैठे थे काया एंड कोजी। और फिर वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और फिर उसका फादर फाइनली अनाउंस करता है कि काया एंड कोजी की शादी होने वाली है। और ये सुनते ही मियो एकदम ही शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड थी। उसको पता था कि उसको बचपन से ही एक सर्वेंट की तरह पाला जा रहा है, सो उसकी फैमिली मियो की शादी कभी भी एक अच्छे घर में नहीं करने वाले। लेकिन तभी उसका जो फादर है वो बोलता है कि और मियो, मैंने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। तुम्हारी शादी होने वाली है कूडो फैमिली में और तुम्हारा हस्बैंड होगा कियोका कूडो। और ये सुनने के बाद ही जो यहाँ पे कोजी था वो भी एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सिस्टर एंड मदर काफी इविल स्माइल देते हैं। फिर मियो का फादर बोलता है कि वो कल ही अपना सारा सामान लेके अपने हस्बैंड के घर चली जाए। ये सुनने के बाद मियो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ टाइम बाद कोजी भी रूम से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि मियो बाहर बारिश में खड़ी हुई थी। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोजी का फादर कोजी से कहता है कि देखो, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी शादी काया से ही होगी। बट कोजी अपने फादर को काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो काया से नहीं बल्कि मियो से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी उसका फादर कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी हमारे फैमिली का मैटर है तो तुम्हें किसी भी हाल में मानना ही होगा। और कोजी को फाइनली इस बात पे एग्री करना ही पड़ता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो एक कटे हुए पेड़ के सामने बैठी हुई है और कहती है कि ये मेरे मॉम का चेरी प्लांट था और मुझे जब भी बुरा फील होता है तो मैं यहीं आके बैठती हूँ। मुझे यहाँ पे अपने मॉम की फीलिंग आती है, लेकिन शायद मुझे ये प्लांट भी छोड़ के जाना होगा। और उसके बाद ही कोजी का पीछे से आवाज आता है और मियो पीछे घूम के देखती है कि कोजी वहां पे खड़ा हुआ था। और कोजी मियो से माफी मांगने लगता है एंड मियो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोजी को अपने ऊपर काफी बुरा फील हो रहा था। लेकिन तभी वहां पे काया आ जाती है और उसे देखने के बाद मियो कोजी से कहती है कि तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां मियो अपना पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे निकलना था। लेकिन उसके पास पैक करने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है एंड मियो को एक कपड़ा देती है एंड बोलती है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि कल तुम ये कपड़ा पहन के ही जाओ। पहले तो मियो को ये कपड़ा देख के थोड़ा सा शक होता है, पर फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जो सर्वेंट आई थी वो मियो का इतना कम बिलोंगिंग्स देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और फिर वो मियो को रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मियो अपने घर को फाइनल गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी उसे एकदम से अपने पास्ट का कुछ याद आता है कि कैसे जब उसकी मम्मी जिंदा थी तो तब वो कितना ज़्यादा खुश रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम गुजर जाती है। वो इवन उसके पापा काफ़ी ज़्यादा सैड थे। लेकिन एक दिन उसके पापा फिर से शादी कर लेते हैं और जो उसकी स्टेप मदर थी वो उसे
कभी भी पसंद नहीं करती थी और फिर उनकी एक नई डॉटर भी होती है और जो उसकी बहन थी वो भी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और मियो की स्टेप मदर मियो के असली मम्मी का जो चेरी ट्री था उसे भी काट देती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो फाइनली ट्रेन में बैठ जाती है एंड कूडो फैमिली की तरफ जाने के लिए रेडी है और वो फाइनली कूडो फैमिली के एड्रेस तक पहुंच जाती है। फिर वो वहां जाके सोचने लगती है कि क्या यही कूडो फैमिली का घर है, क्योंकि यहाँ तो काफी घना जंगल है। लेकिन वो फिर भी मैप देखते देखते कूडो फैमिली के गेट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो बेल को बजाती है वहां से एक अटेंडेंट निकल के आती है और मियो को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मियो को कियोका कूडो के पास लेके जाती है और कूडो वहाँ टेबल पर बैठे कुछ लिख रहा था और मियो वहाँ उसके सामने एकदम बो डाउन करती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बट कूडो अभी भी अपना काम किए जा रहा था और बोलता है कि तुम और कितनी देर तक ऐसे बो डाउन करोगी। और फिर कूडो भी पीछे घूमता है एंड मियो जैसे ही कूडो को देखती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है एंड कूडो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। पर मियो अभी भी कूडो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि वो दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा है एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ही हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने होने वाले हस्बैंड कियो का कूडो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि कूडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता था एंड कूडो भी मियो की तरफ देख के बोलता है कि तुम ही मेरी फियोंसे हो ना, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं जब भी कोई भी ऑर्डर दूंगा तुम्हें वो सब फॉलो करना ही होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ बैठने बोलूँ तो तुम्हें यहाँ बैठना होगा एंड इवन अगर मैं तुम्हें यहाँ मरने बोलूँ तो तुम्हें अपना जान भी देना होगा और कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद मियो बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और मियो का ये आंसर सुनने के बाद कूडो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है कि उसके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी मियो ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया एंड हर एक पॉलिसी पे एग्री कर गई। और इसी के साथ स्टार्ट होता है मियो का एक नया लाइफ कूडो के साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां यूरी मियो को उसका रूम दिखा देती है। जो मियो का रूम था वो काफ़ी बड़ा था और सुंदर भी था और उसके पहले रूम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर यूरी कहती है कि मुझे पता है कि यंग मास्टर के नाम पे काफ़ी सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं एंड उनकी पिछली जितनी भी सारी फियोंसे थी वो सब ही उनसे तंग आके उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन सच बताओ तो यंग मास्टर दिल के काफ़ी ज़्यादा काइंड है और ये कह के यूरी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मियो सो रही है एंड सोते सोते ही कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे और भी ज़्यादा बुरा फील होगा, ये और भी ज़्यादा एब्यूसिव होंगे, लेकिन सच बताऊं ये उतने भी ज़्यादा एब्यूसिव नहीं थे। लेकिन ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं साओरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड उनको लगता है कि मेरे पास भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होंगे। फिर मियो सो जाती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो एंड काया एक रूम में बैठे हुए हैं एंड उनके आसपास काफ़ी सारे कैंडल्स रखे हुए हैं एंड उनका डैड उनके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला था जो कि टेस्ट करता है कि उनके पास स्पिरिट साइट आई है या नहीं। और फिर वो एक बॉक्स को ओपन करता है एंड उसमें से सडनली एक अजीब सा चीज़ निकल के आता है जो कि इनविजिबल था एंड जिसकी वजह से रूम में सारे के सारे कैंडल्स बुझने लगते हैं एंड काया एकदम से डरने लगती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। लेकिन जो मियो थी वो एकदम शांत बैठी हुई थी एंड फिर काया का फादर दौड़ के आता है और काया को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट साइट आई है क्योंकि तुम स्पिरिट्स को देख पा रही हो, जिसका मतलब है कि तुम काफ़ी जल्दी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ गेन करने वाली हो। और वो काया से काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन मियो को अभी भी वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड वो एकदम ही सरप्राइज्ड बैठी हुई थी। और फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काया का फादर काया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है लेकिन दूसरी तरफ वो मियो को बिल्कुल ही इग्नोर करता था। उसके साथ अब कोई भी नहीं खेलता था एंड उन्हीं के घर में एक सर्वेंट थी जो कि मियो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी एंड मियो से कहती है कि मियो तुम इतना ज़्यादा बुरा फील मत करो। लेकिन मियो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और कहती है कि शायद ये लोग मुझे और कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे और शायद ये इसीलिए है क्योंकि मेरे अंदर वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं है।
एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो ये सब अपने सपने में देख रही थी और वो नोटिस करती है कि अभी सुबह हो चुकी है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो किचन में चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। यूरी भी इस टाइम पे वापस आती है और मियो को ब्रेकफास्ट बनाते देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मियो, तुम खाना क्यों बना रही हो, ये तो मेरा काम है। एंड वो जैसे ही मियो का बनाया हुआ खाना देखती है वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि यंग मास्टर को भी ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और फिर यूरी उस खाने को ले जाके कूडो को सर्व कर देती है और कहती है कि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मियो ने बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए। और वो मियो का काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ कूडो मियो को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि इस खाने को पहले तुम खाओ, मुझे ये देखना है कि कहीं तुमने इसमें पॉइजन तो नहीं मिला दिया। और ये सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन कूडो तभी वहां से उठ के चला जाता है और ये सब देखने के बाद मियो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि मैंने सब कुछ तो अच्छे के लिए ही किया था लेकिन फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर हमें एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन दिखाया जाता है जो कि था स्पेशल एंटी स्पिरिट यूनिट। और यहाँ का कमांडर और कोई नहीं बल्कि कूडो ही था। और आज काफ़ी सारे नए लोग ज्वाइन करने वाले थे जिसकी वजह से कूडो आता है और उन सबको वेलकम करता है और बोलता है कि अभी जो तुम लोगों का ट्रेनिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा ताकि तुम लोग स्पिरिट्स के अगेंस्ट लड़ पाओ। लेकिन फिर दो कैंडिडेट बोलते हैं कि हमने तो आज तक किसी भी स्पिरिट को देखा ही नहीं और ना ही सुना है, तो हम लोग किसके साथ फाइट करने वाले हैं। और तभी कूडो उन दोनों को सुन लेता है एंड तभी वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कूडो कहता है कि भले ही जो स्पिरिट्स का नंबर है वो पुराने टाइम से काफ़ी ज़्यादा घट चुका है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक स्पिरिट ख़त्म हो चुका है। तो अगर कभी भी स्पिरिट्स आए तो उनका मुकाबला और कोई नहीं बल्कि तुम लोग ही करने वाले हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूडो का दूसरा टीम मेंबर आता है और कूडो से उसके नए फियोंसे के बारे में पूछने लगता है। बट कूडो उसे वहां से भगा देता है। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे, जैसे ही वो आज घर से निकलने वाला था तब यूरी आके उसे बोलती है कि मियो एक काफी अच्छी लड़की है और वो कभी भी ऐसे खाने में पॉइजन नहीं मिलाने वाली। और फिर कूडो सोचता है कि यूरी ने आज तक कभी भी किसी को ऐसे डिफेंड नहीं किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काया का फादर कोजी से कहता है कि तुम हमारे ही घर में शिफ्ट हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि कोजी का जितना भी सारा सामान था वो काया एंड बाकी के सारे सर्वेंट्स मिलके ले जा रहे थे। लेकिन फिर कोजी कहता है कि ये मुझे दे दो, इसे मैं ही रख दूंगा। और फिर कोजी उस एक्स्ट्रा सामान को लेके मियो के रूम में रखने के लिए चला जाता है। बट वो जैसे ही मियो के रूम में एंटर करता है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मियो का जो रूम था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी एंड वो रूम काफी ज्यादा छोटा भी था। और फिर वो सोचता है कि मियो की खुद की फैमिली उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो घर वापस आ चुका है एंड मियो बो डाउन करके उसका वेलकम करती है और कहती है कि मुझे आज सुबह के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन फिर कूडो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें उतना सस्पिशन की नज़र से देख भी नहीं रहा था, मुझे बस किसी अनजान के हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाना था। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है बट मियो अभी भी कूडो से कंटिन्यूअसली माफी मांगे जा रही थी। और फिर हमें फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहां मियो कूडो को डिनर सर्व कर देती है लेकिन खाना थोड़ा सा ठंडा हो चुका था जिसकी वजह से मियो कूडो से फिर से माफी मांगने लगती है। लेकिन कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें इतनी भी ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एंड वो मियो से पूछता है कि क्या उसने खाना खाया, जिस पे मियो बोलती है कि उसे भूख नहीं है इसीलिए उसने खाना नहीं खाया। फिर कूडो खाना खत्म करके बोलता है कि अब उसके नहाने का टाइम हो चुका है जिसमें मियो बोलती है कि मैं जल्दी से जाके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। बट कूडो कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है एज वो अपने पावर्स का यूज़ करके पानी को और भी ज़्यादा जल्दी गर्म कर सकता है। बट मियो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है एज उसके पास अभी भी कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है एंड वो कूडो को इतनी छोटी सी चीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाई। फिर मियो किचन में जाके फिर से काम करने लगती है लेकिन तभी गेट के बाहर कूडो आता है और कूडो आज सुबह के बिहेवियर के लिए मियो से माफ़ी मांगता है। और फिर कूडो मियो से कहता है कि कल सुबह यूरी को आने में लेट होगा तो क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकती हो। और ये सुनने के बाद मियो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर कूडो कहता है कि बाथ टब का पानी अभी भी गर्म है तो तुम जाके नहा लो। फिर मियो भी जाके नहाने लगती है एंड उसे यूरी की कही हुई बातें याद आती है
कि कूडो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिर से मियो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ मियो को अपने मॉम की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो नहीं मिल रही थी। वो अपने पसंदीदा मेड से भी पूछती है बट उसे भी कुछ पता नहीं था। फिर मियो को उसके स्टेप मदर पर डाउट होता है, फिर मियो जाके उससे पूछती है बट वो मियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो मियो के पास जो उसके मॉम का एक हेयर कॉम्ब था उसे भी तोड़ देती है एंड मियो का फादर ये सब देख रहा था बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर मियो की स्टेप मदर उसे एक छोटे से अंधेरे रूम में लॉक कर देती है। जो मेड थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग मियो को वहाँ से निकाल दे बट वो नहीं मानते। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो फिर से ये सब अपने सपने में देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है एंड तभी यूरी भी वहाँ आ जाती है एंड मियो से पूछती है कि तुम आज फिर से खाना क्यों बना रही हो। फिर मियो बोलती है कि कूडो ने ही उसे आज का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा था। एंड ये सुनने के बाद यूरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड फिर यूरी एंड मियो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। मियो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी पर यूरी उसे सपोर्ट करती है एंड कहती है कि सब ठीक होगा। फिर मियो जाके कूडो को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है एंड कूडो को भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करता है। जो सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड कहती है कि आज तक उसकी इतनी तारीफ किसी ने भी नहीं की। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि मियो के बैकग्राउंड के बारे में सोचता है एंड कहता है कि मियो एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आती है क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी सी फैमिली से बिलोंग करती है पर फिर भी उसका हाथ देख के ऐसा लगता है कि वो मेड जैसे काम करती है। एंड फिर कूडो यूरी से भी सेम चीज़ के बारे में डिस्कस करता है एंड कहता है कि तुम मियो के हर एक एक्शन पर नज़र रखना। एंड कूडो खुद भी सावरी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोई फ़ोन पे मियो के फादर को बोल रहा होता है कि तुम अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकते हो। एंड मियो का फादर बोलता है कि तुम्हें मियो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि कोजी का ही फादर था एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ही हमें कूडो और मियो को दिखाया जाता है एंड कूडो मियो के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था एंड वो मियो से पूछता है कि वो पूरा दिन क्या करती है एंड मियो कहती है कि घर की सफाई करके घर के छोटे मोटे काम करती है एंड टाइम मिला तो कुछ मैगजीन्स भी पढ़ती है। फिर कूडो कहता है कि मुझे जब नेक्स्ट छुट्टी मिलेगी तब मैं टाउन जाने के बारे में सोच रहा हूँ एंड तुम भी मेरे साथ चलोगी। एंड ये सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है एंड कूडो से कहती है कि अगर वो उसके साथ गई तो कूडो को बेकार में ही परेशानी होगी बट कूडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एंड तुम मेरे साथ चलोगी। ऊपर से तुमने काफी टाइम से टाउन देखा भी नहीं है और फिर वो वहां से चला जाता है एंड दूसरी तरफ मियो काफी ज्यादा सरप्राइज थी एंड मन ही मन में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी एज ये उन दोनों का पहला डेट होने वाला है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां मियो तैयार हो रही थी ताकि वो कूडो के साथ बाहर जा पाए एंड तभी वहां पर यूरी आ जाती है एंड कहती है कि मियो के सजने के लिए उसके रूम में एक मिरर रखी हुई है। फिर मियो अपने आप को उस मिरर में देखती है लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही है। फिर यूरी एक मेकअप बॉक्स निकालती है एंड मियो का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है एंड मेकअप करने के बाद मियो खुद को मिरर में देखती है एंड मियो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और यूरी भी मियो का फाइनल लुक देखने के बाद काफी खुश हो जाती है। एंड तभी कूडो बाहर से बुलाता है क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था एंड फिर मियो एकदम दौड़ते दौड़ते बाहर जाती है एंड वो माफी मांगती है देर करने के लिए। बट जैसे ही कूडो पीछे घूम के मियो को देखता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है कि मियो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी एंड वो कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है तो चलो हम लोग चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड मियो कूडो की गाड़ी से मार्केट की तरफ जा रहे हैं एंड तभी मियो पूछती है कि आज हम कौन सी जगहों पर जाएंगे। फिर कूडो कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग मेरे वर्क प्लेस पे जाएंगे एंड गाड़ी वहीं पर पार्क कर देंगे एंड फिर हम वहां से मार्केट के लिए निकलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो फाइनली अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुका है एंड फिर दोनों ही मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट तभी वहां पे कूडो का जूनियर आ जाता है एंड मियो को देख के कूडो से मियो के बारे में पूछने लगता है जिसपे कूडो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके उसे वहां से भगा देता है। एंड फिर हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं एंड कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी खरीदना है तुम खरीद सकती हो। बट मियो यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे आखिर किन चीजों की जरूरत है। जिसपे कूडो कहता है कि क्यों ना हम लोग जाके कपड़ों की शॉपिंग करें
एंड मियो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी एंड कूडो भी मियो से पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, जिस पे मियो कूडो से माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि उसका ध्यान नहीं था, जिस पे कूडो मियो के सिर पर हाथ रख के कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना चाहो एंजॉय करो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि मियो के फादर के ऊपर चिल्ला के कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है। तुमने कहा था कि तुम मियो की शादी मेरे बड़े बेटे के साथ कराओगे, लेकिन तुमने उसकी शादी कूडो के साथ करा दी है। ये सुनने के बाद मियो का फादर कहता है कि मैं क्या ही करता, कूडो फैमिली से मैरिज प्रपोजल आया था एंड मैं उसे रिजेक्ट भी तो नहीं कर सकता था। एंड फिर कोजी का फादर कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मियो की मदर ओसुबा फैमिली से बिलोंग करती है एंड उस फैमिली की सुपर नेचुरल एबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक है, और मैं किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मियो हमारे फैमिली में नहीं बल्कि कूडो की फैमिली में जा रही है। बट मियो का फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मियो के अंदर कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है। बट कोजी का फादर तब भी टेंशन में है क्योंकि मियो का जो बच्चा होगा उसके अंदर तो ओसुबा फैमिली का ही ब्लड होगा, जिसका मतलब है कि उस बच्चे के अंदर भी ओसुबा फैमिली की सुपर नेचुरल एबिलिटीज होंगे। जिस पे मियो का फादर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी जब कूडो को पता चलेगा कि मियो के अंदर कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है, वो उसे बाहर फेंक देगा एंड तब तुम अपने बड़े बेटे के साथ मियो की शादी करवा लेना। एंड हम देखते हैं कि काया भी ये सब बातें सुन लेती है एंड तभी वहां पे एक मेड आती है एंड काया उससे भी इस बारे में पूछती है, जिस पे वो मेड बताती है कि उसे इतना तो नहीं पता बट वो लोग मियो के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद काया काफी ज्यादा एनॉय हो जाती है एंड तभी वहां पे कोजी आ जाता है एंड वो सिचुएशन को लाइट करने के लिए काया से शॉपिंग पे चलने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो मियो को एक क्लोथ शॉप में लेके आया है एंड ये कूडो फैमिली के लिए काफी करीबी शॉप है। एंड फिर इस शॉप की ओनर आके कूडो को ग्रीट करती है एंड वो जैसे ही मियो को कूडो के साथ देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड फिर कूडो उस लेडी के साथ चला जाता है क्योंकि उसे काफी सारे कपड़े देखने थे, और वो लेडी भी काफी खुश थी एंड वो कूडो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि कूडो फाइनली अपने साथ एक लड़की को लाया है। एंड तभी कूडो का ध्यान जाता है यूरी के बताए हुए बातों की तरफ। यूरी ने मियो को अपने कपड़े सिलते हुए देख लिया था एंड वो कूडो को बताती है कि मियो अपने एक ही कपड़े को बार बार सिल के पहनती है क्योंकि उसके पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। एंड कूडो भी इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि मियो एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बट उस फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत है। फिर शॉप की ओनर कूडो को काफी सारे कपड़े दिखाती है बट कूडो को एक पिंक कलर का चेरी ब्लॉसम डिजाइन का कपड़ा पसंद आता है। इसके बाद वो लेडी कूडो को एक गिफ्ट भी देती है जो कि मियो के लिए था एंड फिर जब कूडो वहां से निकलने वाला था वो देखता है कि मियो भी उसी कपड़े को देखे जा रही थी, और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। बट मियो अभी भी बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी एंड इसीलिए वो बात बात पे सॉरी बोल रही थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूडो वही गिफ्ट ले जाके मियो के रूम के बाहर रख देता है एंड अगले ही मोमेंट जब मियो रूम के बाहर निकलती है तो उसे वही गिफ्ट दिखता है। जैसे ही वो उस गिफ्ट को उठा के खोल के देखती है वो एकदम ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि बॉक्स के अंदर एक काफी सुंदर एंड एक्सपेंसिव हेयर कॉम्ब रखा हुआ था, जो देखने के बाद मियो कूडो के रूम में चली आती है एंड कूडो से पूछती है कि क्या उसने ही मियो को ये दिया है, क्योंकि वो उसे नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट कूडो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा एंड वो जैसे ही मियो की तरफ देखता है वो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि मियो काफी ज्यादा खुश लग रही थी एंड वो कूडो को थैंक यू बोलती है। और फिर हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने एक डिटेक्टिव हायर किया था, जो आदमी कूडो को मियो के फैमिली के बारे में पूरी डिटेल्स देता है एंड कहता है कि मियो की जो मदर है वो उसके बचपन में ही गुजर गई थी एंड मियो की स्टेप मॉम मियो के साथ काफी बुरा बिहेव करती है। इवन उसका जो फादर है वो भी उससे काफी बुरी तरह से ट्रीट करता है क्योंकि मियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड उसे इसी वजह से अपनी ही फैमिली में सर्वेंट की तरह रखा गया था। जो सुनने के बाद कूडो काफी बुरा फील करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कूडो घर वापस जाने के लिए अपनी कार के पास जाता है, बट तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है एंड तभी उसे आसमान में कुछ बर्ड जैसे चीज दिखती है, जो देखने के बाद कूडो उन पर अटैक कर देता है एंड कहता है कि कौन ऐसे शिनिगामी भेज के मुझ पर नजर रख सकता है। एंड यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने अपने मॉम को देखती है
जो कि मियो के फादर से बेग कर रही थी कि वो मियो के साथ ऐसा बिहेव ना करे। बट मियो का फादर कहता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, सो वो अब मेरे किसी काम की नहीं। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। बट तभी मियो की आंखें खुलती है एंड वो रियलाइज करती है कि वो सपना देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो किचन में यूरी के पास जाती है एंड उसे कहती है कि उसे अपने होने वाले हस्बैंड यानी कूडो को कुछ गिफ्ट देना है। एंड ये सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो मियो को काफी सारी चीजें सजेस्ट करने लगती है। बट तभी मियो कहती है कि उसका बजट काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीद पाएगी। देन यूरी सजेस्ट करती है कि वो अपने हाथों से कुछ बनाकर कूडो को गिफ्ट कर सकती है। फिर यूरी मियो को हैंडीक्राफ्ट का एक बुक देती है एंड मियो उसमें से कूडो को एक हेयर बैंड देने का डिसाइड करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया है एंड मियो भी उस टाइम पे कूडो के रूम पे आती है एंड उससे पूछती है कि क्या वो आज थोड़े टाइम के लिए मार्केट जा सकती है। फिर कूडो कहता है कि हाँ वो जा सकती है, बट उसे मार्केट जाना क्यों है। जिस पे मियो बोलती है कि उसे कुछ चीजें खरीदनी है। ये सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है तुम मार्केट जा सकती हो, बट तुम अकेले मत जाना। जिस पे मियो कहती है कि उसके साथ यूरी भी जाने वाली है। जो सुनने के बाद कूडो मियो को एक एमुलेट देता है एंड कहता है कि केयरफुल रहना। एंड ये एमुलेट एक ऐसी चीज है जो कि मियो को किसी भी टाइप के मैजिकल पावर से प्रोटेक्ट करेगी। एज मियो को मार्केट जाने की परमिशन मिल जाती है, सो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि काफी अपसेट होकर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसका भाई आता है एंड उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है। एंड कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिस पे कोजी कहता है कि देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, बट मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो। ये सुनने के बाद कोजी का भाई अपने सुपर नेचुरल पावर से कोजी का गला दबाने लगता है एंड उसका मजाक उड़ा के वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां मियो एंड यूरी एक फैब्रिक शॉप में जाते हैं ताकि वो कूडो का हेयर बैंड बनाने के लिए एक परफेक्ट फैब्रिक ढूंढ पाए। एंड काफी ढूंढने के बाद मियो को एक फैब्रिक पसंद आ जाता है एंड वो दोनों उस फैब्रिक को लेके घर की तरफ वापस आने लगते हैं। एंड फिर यूरी को याद आता है कि घर में सॉल्ट नहीं है एंड वो मियो से वहीं पर रुकने को कहती है एंड खुद सॉल्ट लेने के लिए चली जाती है। एंड मियो भी एक कॉर्नर में यूरी का वेट कर रही थी, बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है एंड वो आवाज और किसी का नहीं बल्कि काया की थी। एंड काया एक एविल स्माइल के साथ मियो से पूछती है कि वो मार्केट में क्या कर रही है। एंड अगले ही सीन में हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में नहीं बल्कि मियो के घर पे था। मियो की फैमिली कूडो को काफी अच्छे से ग्रीट करती है, बट मियो का फादर कूडो के इस सरप्राइज विजिट से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। लेकिन तभी कूडो कहता है कि मुझे आपकी बेटी के बारे में ही कुछ बात करनी है। जो सुनने के बाद मियो का फादर पूछता है कि मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। जिस पे कूडो कहता है कि हमारा रिलेशनशिप जैसा चल रहा है उस हिसाब से हम लोग काफी जल्दी एंगेज्ड होने वाले हैं एंड फ्यूचर में मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही मियो का फादर एंड स्टेप मदर एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कूडो कहता है कि शादी होने से दोनों फैमिलीज को ही म्यूचुअली बेनिफिट होता है, बट मैं हेजिटेंट हूँ तुम लोगों को कुछ भी देने से। एंड वो ये भी कहता है कि उसे सब पता है कि उन लोगों ने मियो को कैसे ट्रीट किया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काया मियो का काफी ज्यादा मजाक बनाती है एंड कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, बट तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कूडो ने तुम्हें ऑलरेडी घर से निकाल दिया है। एंड ये सब सुनने के बाद मियो को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। वहां कोजी काया को रोकने का ट्राई करता है, बट फिर भी काया मियो का मजाक बना रही थी। एंड सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है जहां वो मियो के फादर से कहता है कि मैं तुम लोगों को पे करने के लिए भी रेडी हूँ, बट तुम लोगों को मियो से फेस टू फेस माफी मांगनी होगी। जो सुनने के बाद वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये कह के कूडो वहां से जाने लगता है। बट जाते जाते कूडो कहता है कि अगर तुम लोग ये मानने के लिए रेडी हो तो ठीक है, वरना मैं अपने फैमिली के सारे टाइज तुम्हारे फैमिली से कट कर दूंगा। फिर हमें
फिर से मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काया अब मियो को और भी ज़्यादा तंग करने लगती है एंड कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। बट तभी यूरी वहाँ पे आ जाती है एंड मियो से पूछती है कि ये दोनों कौन हैं? जिस पे काया कहती है कि मैं इस लड़की की छोटी बहन हूँ और वो यूरी से पूछती है कि क्या मियो उसी के साथ काम करती है? जो सुनने के बाद यूरी कहती है कि काम करती है? मिस मियो तो मास्टर कूडो की फ्यूचर वाइफ है और मैं तो बस इनकी सर्वेंट हूँ। ये बात सुन के काया बिल्कुल ही शॉक हो जाती है एंड उसे इस बात पे बिलीव ही नहीं होता और फिर यूरी एंड मियो वापस घर की तरफ चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ कूडो मियो के फादर को लास्ट वार्निंग देके वहां से चला जाता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी भी घर वापस आ चुके हैं। बट आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ उससे मियो काफी ज्यादा सैड थी एंड यूरी भी इस चीज को नोटिस कर लेती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि काया भी अपने घर पहुंच जाती है एंड वो जैसे ही घर में एंटर करने वाली थी तभी वो एक लड़के को देख के सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है कि ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा अच्छा है एंड वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कूडो ही था। बट इस टाइम पे काया को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये लड़का कौन है एंड फिर अगले सीन में कूडो भी घर वापस आ जाता है एंड आते ही उसे पता चलता है कि मियो का मूड ऑफ है एंड फिर यूरी कूडो को आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है एंड फिर हम देखते हैं कि मियो अपने रूम में सैड होके बैठी हुई है एंड तभी वहां कूडो आ जाता है एंड कहता है कि मियो आज जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है वो और कुछ दिन बाद से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। मुझ पर भरोसा रखो एंड अगर तुम्हें मुझसे कोई भी चीज शेयर करनी हो तो तुम मुझसे आकर बात कर सकती हो। एंड फिर रात को कूडो सोचता है कि वो मियो का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या कर सकता है एंड तभी उसे यूरी की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हें किसी भी लेडी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो तुम्हें उसकी हर एक छोटी छोटी बात पर केयर करना होगा। फिर अगले सुबह मियो को दिखाया जाता है जो कि कूडो के लिए वही हेयर बैंड बना रही थी एंड मियो फाइनली उस हेयर बैंड को बना के कंप्लीट कर भी लेती है। बट वो अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट थी एंड सोचती है कि क्या कूडो को ये पसंद भी आएगा या नहीं एंड तभी वहां पे यूरी आ जाती है एंड कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है एंड जैसे ही वो लेडी सामने आती है मियो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही लेडी थी जो कि मियो के घर पे काम करती थी एंड इस लेडी का नाम हाना है एंड वो दोनों ही काफी ज्यादा बातें करते हैं एंड हाना बोलती है कि अब वो काफी ज्यादा खुश है। जो सुनने के बाद मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड हाना बोलती है कि वो मियो के लिए भी काफी ज्यादा खुश है। बट मियो कहती है कि उसके पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो हैप्पीनेस डिजर्व भी करती है एंड शायद वो कूडो की वाइफ बनना भी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। बट तभी हाना उसे बताती है कि उसे यहाँ आने के लिए कूडो ने ही इनवाइट किया है एंड तब मियो रियलाइज करती है कि कूडो को असल में उसकी सारी सीक्रेट्स पता है एंड तभी मियो रोने लगती है एंड कहती है कि मैंने अपने दिमाग में ही कितना सारा असम्पशंस लगा लिया था लेकिन कूडो कितने अच्छे इंसान है एंड तब हाना कहती है कि हाँ एंड इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था ताकि मैं यहाँ आके तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकूं एंड तुम थोड़ा अच्छा फील कर सको। ये सब सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है एंड उसी हेयर बैंड की तरफ देखने लगती है एंड अगले ही मोमेंट मियो एकदम से कूडो के रूम पे चली जाती है एंड वो कूडो से कहती है कि उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड इवन उसका जो पुराना घर था वो वहां बस एक सर्वेंट के तौर पे थी एंड मियो ने ये सब कूडो से इसीलिए छुपाया था क्योंकि वो कूडो को खोना नहीं चाहती थी। एंड फिर मियो कहती है कि आपने उस दिन मुझे एक हेयर कॉम्ब गिफ्ट किया था एंड उसी का ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मैंने आपके लिए ये हेयर बैंड बनाया है एंड अब आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो एज मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई थी। एंड तभी कूडो मियो के पास जाता है एंड कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के बारे में भी सोच लिया है एंड बहुत जल्दी हम दोनों एंगेज्ड होने वाले हैं, लेकिन क्या तुम रेडी हो अपनी बाकी की लाइफ मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। एंड ये कहते ही कूडो मियो को हक कर देता है एंड मियो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है
क्योंकि मियो के लिए आज का ये दिन उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा अच्छा दिन था। एंड फिर कूडो कहता है कि वो सब तो ठीक है, बट क्या तुम ये हेयर बैंड मुझे अपने हाथों से नहीं पहनाओगी? एंड कूडो कहता है कि उसे ये हेयर बैंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हाना वहाँ से जा रही थी एंड हाना को जाते देख मियो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिस पे कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें जब भी हाना से मिलने का मन होगा तुम उससे मिल सकती हो। एंड फिर एंड में हम देखते हैं कि आसमान में वही शिनिगामी है जो कि हमें पहले देखे थे एंड इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि कोजी का ही फादर है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें मियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही क्लोथ डिजाइनर आती है एंड वो वही पिंक चेरी ब्लॉसम डिजाइन वाला कपड़ा लेके आती है, जो कि कूडो ने मियो के लिए सिलेक्ट किया था। एंड वो कपड़ा मियो के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था, बट मियो अभी भी थोड़ा बहुत हेजिटेंट थी क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जिस पे कूडो कहता है कि तुमने मुझे हेयर बैंड गिफ्ट किया है तो ये तुम एज ए रिटर्न गिफ्ट रख लो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मिस्टर तात्सुई को दिखाया जाता है, यानी कि कोजी के फादर को, जो कि काया को मियो के खिलाफ भड़का रहा था एंड कहता है कि वो सर्वेंट जैसी लड़की मिस्टर कूडो की वाइफ बनने वाली है। एंड फिर वो काया को कूडो का एक पिक्चर भी दिखाता है एंड वो पिक्चर जैसे ही काया देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो रियलाइज करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि उस दिन उनके घर आया था। एंड इससे काया काफी ज्यादा जेलस फील करती है। काया को बिलीव ही नहीं होता कि मियो कूडो की वाइफ बनने वाली है एंड उसके लाइफ में अब खुशियां आने वाली है। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर तात्सुई काया को और भड़काने लगता है एंड कहता है कि उसके फादर ने काया के बजाय मियो की शादी मिस्टर कूडो के साथ तय कर दी। ये सब सुनते ही काया कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी एंड मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी शादी कूडो के साथ करवाएं एंड वो मेरे रिक्वेस्ट को कभी भी मना नहीं करेंगे। जिस पे मिस्टर तात्सुई अपने मन में सोचने लगता है कि कितनी बेवकूफ लड़की है, इसको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि गोडो के लिए एक स्पेशल डिनर रेडी कर रही थी, क्योंकि उसने गोडो को डिनर पर इनवाइट किया था, एज गोडो ही हाना को खुद ड्राइव करके लेके आया था एंड खुद ही ड्राइव करके उसे उसके घर तक ड्रॉप करके आया था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है, जो कि गोडो को अपने साथ डिनर के लिए लेके आ रहा था। एंड गोडो बोल रहा था कि मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मिस मियो के हाथ का खाना खाने के लिए। एंड वो मियो की काफी तारीफ भी करने लगता है, जो सब सुनने के बाद कूडो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है एंड कहता है कि गोडो तुम अपना मुंह बंद रखो। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं एंड कूडो गोडो को लात मार के गाड़ी से निकालता है एंड उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है। एंड तभी वहां पे मियो भी आ जाती है एंड मियो वही पिंक ड्रेस पहन के आती है जो कि कूडो ने उसे गिफ्ट किया था। एंड कूडो ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश हो जाता है गोडो एंड वो कंटिन्यूअसली मियो का तारीफ करने लगता है। बट तभी कूडो मियो के सामने आ जाता है एंड कहता है कि तुम इस ड्रेस में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। एंड ये सुनने के बाद तीनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। बट ये सब सीन उन्हीं शिनिगामी का यूज करके काया देख रही थी एंड काया मियो को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। एंड फिर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोडो मियो के हाथ का बना हुआ खाना खा के काफी ज्यादा खुश था एंड वो कूडो को कहता है कि आपके तो मजे हैं कमांडर, आप तो रोज इतना अच्छा खाना खा पाते हो। एंड फिर मियो गोडो को एक ड्रिंक सर्व करती है एंड फिर वो गोडो को थैंक यू बोलने लगती है, जो देख के गोडो काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो एकदम से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, तुम कमांडर को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। एंड ये सुनने के बाद कूडो के गले में खाना अटक जाता है एंड वो गोडो से कहता है कि गधे तुम ये सब क्या कह रहे हो। एंड दूसरी तरफ मियो कहते हैं कि सॉरी बट मैंने लॉर्ड कूडो के साथ अपनी पूरी लाइफ सोच ली है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद गोडो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप इसे इतना सीरियसली मत लो। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी का डिनर हो जाता है एंड गोडो भी अब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है
एंड गेट के बाहर मियो एंड कूडो खड़े हुए थे। एंड तब कूडो मियो से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये डिनर प्लान तुम्हारे हिसाब से हुआ? जो सुनने के बाद मियो कहती है कि हाँ बिल्कुल, एंड इस सब का क्रेडिट आप ही को जाता है मिस्टर कूडो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें काया को दिखाया जाता है एंड वो अपने फादर से कहती है कि मैं तो मियो से लाख गुना अच्छी हूँ एंड मैं कूडो फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ, तो आपने मियो की शादी कूडो फैमिली में क्यों फिक्स करी? जिस पे काया का फादर कहता है कि तुम अपने बहन के बारे में भूल जाओ एंड तुम मुझसे भी इस बारे में कोई भी बात मत करो। एंड ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। काया अपने फादर से अपने इस रिक्वेस्ट पर रिजेक्शन सुनने के बाद एकदम ही शॉक में हो जाती है एंड वो इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाती। फिर काया कोजी के रूम में जाती है एंड वो कोजी से कहती है कि कोजी, क्या तुम प्रेफर नहीं करोगे अगर तुम्हारी शादी मेरी बहन मियो से हो जाए? फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि डिनर टेबल पर ही सो गई थी एंड उसे अपने सपने में कुछ अजीब सा दिखता है। उसे अपने सपने में कई सारे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं एंड वो अपने सपने में ही डर के मारे चिल्लाने लगती है। एंड जो कूडो था वो ये सब बाहर से सुन लेता है एंड वो एकदम से आके देखता है कि मियो की हालत काफी ज्यादा खराब है एंड सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। एंड जैसे ही वो मियो को उठाने जाता है उसे कुछ अजीब सा सुपरनेचुरल एबिलिटी फील होती है, जिसपे कूडो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि घर का जो बैरियर है वो भी नहीं टूटा था, तो बाहर से कोई स्पिरिट अंदर भी नहीं आ सकता। एंड कूडो एकदम ही कंफ्यूज हो जाता है एंड तभी मियो अचानक से रोने लगती है एंड वो अपने सपने में ही सॉरी सॉरी बोलने लगती है। एंड तब कूडो मियो को जगाता है एंड मियो कूडो को ऐसे अपने सामने देख के एकदम से शर्मा जाती है। फिर कूडो मियो से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो एंड अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाना हो तो तुम अकेले मत जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ मिस्टीरियस लोग दिखते हैं जो कि उसके घर से बाहर आ रहे थे एंड फिर वो कल रात का सीन याद करता है एंड सोचता है कि शायद काया एंड मेरे फादर मियो के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो कूडो के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी एंड फिर वो रेडी हो रही थी ताकि वो ये लंच कूडो को देने के लिए जा सके। एंड तभी वहाँ यूरी आ जाती है एंड वो मियो को उसके ड्रेस से मैचिंग एक पाउच देती है एंड कहती है कि आज आप यही पाउच कैरी करिए क्योंकि ये चीज़ भी कूडो ने ही तुम्हारे लिए बनवाया था। फिर यूरी कहती है कि अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही लेट हो गए हैं एंड फिर मियो भी वो पाउच लेके निकल पड़ती है। बट फिर हम देखते हैं कि मियो कूडो का दिया हुआ सेफ्टी एमुलेट अपने रूम में ही भूल जाती है एंड फिर हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के रूम में जाता है। बट वो जैसे ही रूम में एंटर करता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि काया भी वहीं पे बैठी हुई थी एंड वो कोजी से फिर से बोलती है कि देखो कोजी, अगर तुम मेरे सिस्टर को पसंद करते हो तो तुम उसी से शादी कर लो। बट कोजी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। बट तभी कोजी का फादर बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे बस चुपचाप देखते रहो। जो सुनने के बाद कोजी टेंशन में आ जाता है एंड समझ आता है कि काया एंड उसका फादर मिलके कोई गलत प्लानिंग कर रहे हैं मियो के खिलाफ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी कूडो के लिए टिफिन लेके कूडो के वर्क प्लेस पहुंच जाते हैं, जो देख के कूडो काफी ज्यादा सरप्राइज था। बट वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अब यहीं पे रेस्ट कर लो। बट मियो बोलती है कि नहीं नहीं, हमें घर पे काफी ज्यादा काम है तो हमें अब जाना होगा। तो कूडो भी मान जाता है। बट जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी कूडो मियो से पूछता है कि मियो, तुमने अपने साथ वो एमुलेट रखा है ना? मियो अपना दूसरा वाला बैग दिखा के बोलती है कि हाँ, ये देखो एमुलेट इसी बैग में है। जो सुनने के बाद कूडो भी रिलीव्ड फील करता है एंड वो फिर से अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों घर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं मियो रियलाइज करती है कि ये दूसरा वाला बैग है एंड वो एमुलेट उसके पास नहीं है। लेकिन तब तक कूडो अपने ऑफिस के अंदर जा चुका था एंड तब यूरी भी मियो से माफी मांगती है क्योंकि उसी ने ही मियो को जल्दी जल्दी में दूसरा वाला बैग दे दिया था। एंड फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द घर चले जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तभी वही ब्लैक कार जो कि कोजी के घर के बाहर खड़ी हुई थी मियो के सामने आके रुकती है एंड दो इनविजिबल मैन मियो को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। एंड मियो काफी चिल्ला रही थी एंड यूरी भी गाड़ी का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रही थी। बट तभी मियो के मुंह पर एक हाथ आता है एंड मियो बेहोश हो जाती है एंड वो गाड़ी मियो को लेके वहां से चली जाती है।
एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से पूछता है कि आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एंड तभी काया बताती है कि हम लोग मियो की शादी कूडो के साथ नहीं होने देंगे। एंड ये कह के वो वहां से चली जाती है एंड फिर कोजी अपने फादर से आर्ग्यू करने लगता है, बट उसका फादर बोलता है कि यही हमारे फैमिली के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये सुनने के बाद कोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपना सुपर नेचुरल एबिलिटी यूज करके उस रूम के सारे फर्नीचर्स हवा में उड़ाने लगता है एंड वो उनसे ही अपने फादर पर अटैक कर देता है। बट कोजी का फादर उनको अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। फिर कोजी का फादर कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। एंड वो कोजी को एक ही अटैक में जमीन पे गिरा देता है एंड वो कहता है कि जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं पे रहोगे। एंड कोजी का हाथ पैर बांध के उसे वहीं पे रख देता है एंड खुद गाड़ी से कहीं और के लिए निकल जाता है। एंड उसी तरफ कोजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अभी भी मियो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट तभी वहां पे कोजी का भाई आ जाता है एंड कोजी का हाथ पैर खोल देता है एंड कहता है कि तुम्हें मियो को बचाना है ना, तो जाओ और उसे बचा लो। अगले सीन में हमें कूडो को दिखाया जाता है एंड यूरी कूडो को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी एंड वो कूडो से माफी मांगती है एंड बोलती है कि वो मियो को बचा नहीं पाई। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मियो के पास तो वो एमुलेट था। बट फिर यूरी कूडो को बैग के अदला बदली के बारे में बताती है एंड इस टाइम पे कूडो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मियो के साथ ऐसा कौन कर सकता है। एंड तभी कूडो के ऑफिस के बाहर से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि उसे कूडो से मिलना है। फिर गोडो उसे अंदर लेके आता है एंड ये कोई और नहीं कोजी ही था। एंड वो कूडो से बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को होश आता है एंड वो एक अंधेरे कमरे में है एंड उसके हाथ भी सीलिंग से बंधे हुए हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे आई एंड वो हेल्प के लिए पुकारने लगती है। लेकिन तभी उस रूम का गेट खुलता है एंड गेट से अंदर आती है काया एंड उसकी मॉम कोनाको। एंड फिर काया कहती है कि तुम मेरे सिस्टर को फाइनली होश आ ही गया। एंड उन्हें देखने के बाद मियो काफी ज्यादा डर जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी मियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कूडो कोजी से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि मियो को किडनैप करके वहीं पर रखा गया है, जिस पर कोजी कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि उसे साइमोरी फैमिली के वहां ही रखा गया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड मियो डेरी डेरी उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर काया की मॉम कहती है कि देखो लड़की, तुम बिल्कुल भी भोली बनने की कोशिश मत करो। हमें तो लगा था कि तुम्हें कूडो फैमिली में एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इवन वो लोग तुम्हें अपने घर में भी ना रखें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कूडो से शादी ना करो। ये सुनते ही मियो एकदम शॉक हो जाती है एंड दूसरी तरफ काया एक सीजर निकालती है एंड मियो की तरफ आने लगती है एंड कहती है कि सिस्टर, सच बताऊं तो तुम्हारी ये ब्लू ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर है, बट ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही एंड ठीक वैसे ही तुम कूडो की वाइफ बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। एंड वो बोलती है कि इसीलिए तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को मना कर दो, जिससे कि मैं कूडो के साथ शादी कर लूंगी एंड तुम कोजी के साथ शादी कर लेना। एंड ये कह के वो उस सीजर को मियो के ड्रेस में फंसा देती है एंड मियो से पूछती है कि अब तो तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे ना। एंड फिर मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद काया उस सीजर से मियो के ड्रेस को काट देती है, जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा बुरा फील करती है। बट अगले ही पल में काया उस सीजर को मियो के गले के पास रख देती है एंड कहती है कि कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। बट मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एंड ये सुनते ही काया की मॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो मियो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एंड तभी काया एक बड़ी सीजर लेके आती है एंड मियो के हाथों की रस्सी को काट देती है, जिससे मियो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। एंड फिर काया मियो के सर को पकड़ के उठाती है एंड कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक फेलियर हो, तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है एंड इसीलिए तुम कूडो की वाइफ बनना भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए तुम
कोजी से शादी कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी उनके घर के बाहर आ गए हैं, बट घर का गेट कोई भी नहीं खोलता एंड रूम के अंदर मियो अभी भी यही बोले जा रही थी कि मुझे मेरे लॉर्ड कूडो ही चाहिए। एंड ये सुनने के बाद काना को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो मियो को कंटिन्यूअसली मारने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो कोजी से कहता है कि कोजी सामने से हट जाओ। एंड उसी मोमेंट पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट की आवाज से काया एंड काना को शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि कूडो ने ही अपने एबिलिटी से ये ब्लास्ट किया था एंड उसने घर का गेट ही उड़ा दिया। एंड फिर वो दोनों घर में घुसने लगते हैं एंड इसी टाइम पे काया का डैड भी बाहर आता है एंड कूडो को देख के शॉक हो जाता है एंड वो कूडो से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड तभी कूडो पूछता है कि मियो कहाँ पे है। एंड तभी कोजी का फादर भी वहां पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि मियो अब तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है, तो मैं ये बात मियो के मुंह से सुनना चाहता हूँ, पर तात्सुइसी मना कर देता है। जिस पे कूडो बोलता है कि लगता है कि अब मुझे अपना फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। एंड कूडो की बॉडी से एक ऑरा निकलने लगता है जो देख के काया एंड कोजी का फादर एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं, बट कूडो ने एक ही अटैक से उस बैरियर को तोड़ दिया। फिर तात्सुइसी फिर से कूडो पर अटैक करने लगता है, बट कूडो को अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर कूडो अपने एबिलिटी का यूज करके एक लाइटनिंग फील्ड क्रिएट करता है जिससे कि उन दोनों को ही एक तगड़ा झटका लगता है एंड वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। एंड फिर कूडो एंड कोजी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यही बोल रही थी कि वो कूडो से ही शादी करेगी। जो सुनने के बाद कानाको मियो को एक लात मार देती है। फिर कूडो एंड कोजी उस रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से तात्सुइसी एक बहुत ही बड़ा फ्लेम अटैक कर देता है, बट कूडो ने अपने पावर से खुद को एंड कोजी को प्रोटेक्ट कर लिया था। बट फ्लेम ज्यादा होने की वजह से साइमोरी फैमिली के घर में आग लग जाती है एंड फिर कूडो अपने एक ही अटैक से तात्सुइसी को बेहोश कर देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि काया मियो का गला दबाने लगती है ताकि मियो कूडो से शादी करने को मना कर दे, बट फिर भी मियो यही बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एंड तभी वहां पे कूडो आ जाता है एंड उसे देखने के बाद काया एकदम शॉक हो जाती है एंड वो मियो को छोड़ देती है एंड मियो जमीन पर गिर जाती है एंड वो देखती है कि कूडो वहां पे आ चुका है। कूडो मियो का ये हाल देख के उसके पास दौड़ के आता है एंड उसे उठा लेता है। मियो कूडो को थैंक यू बोल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। कूडो मियो का ये हाल देखने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड तभी कानाको रूम से बाहर जाती है एंड देखती है कि उनका घर जल रहा था। जो देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है एंड तभी कूडो काया से पूछता है कि उसने मियो के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पे काया बोलने लगती है कि मियो के पास कोई एबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा सुइटेबल हूँ ना कि मियो। इसीलिए मैं ये कर रही थी ताकि मियो तुमसे शादी करने से मना कर दे। जो सुनने के बाद कूडो बोलता है कि मैं तो क्या, तुम जैसी लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। एंड ये कह के कूडो मियो को लेके वहां से निकल जाता है। काया इस पे एकदम शॉक होके वहीं पे बैठ जाती है एंड कोजी उससे बोलता है कि यहाँ से चलो, नहीं तो तुम भी घर के साथ चल जाओगी। एंड दूसरी तरफ मियो फिर से सपने में अपने मॉम को देखती है जो कि उससे बोलती है कि मियो तुम पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो एंड तुम अपने अंदर के पावर पे भरोसा रखो। जो सुनने के बाद मियो बोलती है कि पावर, और वो भी मेरे अंदर। एंड तभी उसकी मॉम यहाँ से गायब हो जाती है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कोई जाके एक इंसान को मियो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड वो इंसान बोलता है कि ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, मुझे नहीं लगा था कि तात्सुइसी इतनी आसानी से हार जाएगा। हम कूडो एंड मियो की शादी किसी भी हालत में नहीं होने दे सकते। एंड फिर दूसरा आदमी बोलता है कि तो फिर आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम उस पर अटैक कर सके। एंड वो आदमी बोलता है कि परमिशन ग्रांटेड एंड तुम अपने प्लानिंग के हिसाब से इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में ही हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो की हालत अभी पहले से काफी बेहतर थी, बट वो अभी भी साइमोरी फैमिली के बारे में ही सोचे जा रही थी।
जो देख के कूडो काफी ज्यादा अमेज हो जाता है एंड वो सोचता है कि उस फैमिली ने मियो के साथ कितना कुछ किया था, बट मियो अभी भी उनके बारे में ही सोचे जा रही थी। बट फिर मियो पूछती है कि उस घर का क्या हुआ, जिस पे कूडो बोलता है कि वो घर पूरी तरह से जल चुका है। जो सुनने के बाद मियो कूडो से बोलती है कि क्या आप मुझे फिर से एक बार वहां ले चलेंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो मियो को लेके उसी घर के सामने पहुंचता है, बट मियो अपने आंखों से जो भी देख रही थी वो उसे बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो देखती है कि उसके बचपन का जो घर है वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है एंड कूडो मियो को बताता है कि घर के जल जाने की वजह से उसका फादर एंड स्टेप मदर उनके विलेज के घर में शिफ्ट हो चुके हैं एंड जो मिस्टर तात्सुइसी है उसे भी काफी सारे लीगल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उसका जो बड़ा बेटा है यानी कि कोजी का भाई अब वो तात्सुइसी फैमिली का हेड बनेगा। एंड फिर मियो काया के बारे में पूछती है, जिस पे कूडो बोलता है कि काया को भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में एज ए सर्वेंट भेज दिया जाने वाला है। एंड फिर अगले ही सीन में हमें काया को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि अब वो तात्सुइसी फैमिली में भी नहीं रह सकती। बट तभी पीछे से कोजी आ जाता है एंड वो काया को कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि हम दोनों मिलके फिर से साइमोरी फैमिली को रिस्टोर कर सकते हैं। बट काया कोजी की ये बात सुन के भड़क जाती है एंड वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, बट अब उसे किसी के घर में एज ए सर्वेंट जाना पड़ रहा है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो कूडो को लेके उसी चेरी ट्री के ट्रंक के पास जाती है जो कि उसके मॉम ने लगाया था, बट वो ट्रंक भी पूरी तरह से जल चुका था एंड मियो जैसे ही उस ट्रंक को टच करती है वो ट्रंक एक अजीब सी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे मियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड अगले ही मोमेंट में वो ट्रंक भी राख बन जाता है एंड हवा के साथ उड़ जाता है। जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड दुखी हो जाती है एंड इवन कूडो अपने आप को इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा था, बट मियो बोलते हैं कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप नहीं आते तो अभी मैं जिंदा भी नहीं होती। फिर कूडो एंड मियो वापस घर के लिए जाने लगते हैं, तभी कूडो मियो से कहता है कि साइमोरी फैमिली के यहाँ ना होने की वजह से हमारे एंगेजमेंट में थोड़ा लेट हो सकता है। एंड फिर वो लोग जैसे ही गेट के सामने पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां कोजी खड़ा हुआ था एंड वो आते ही कूडो को थैंक यू बोलता है एंड वो मियो से पूछता है कि क्या वो मियो से अकेले में कुछ बात कर सकता है। एंड ये सुनते ही मियो कूडो से परमिशन लेती है एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहां वो पहले मिलते थे एंड बातें किया करते थे। फिर मियो कोजी को पिछले दिन के लिए थैंक यू बोलती है, बट कोजी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस मिस्टर कूडो को इन्फॉर्म किया था। फिर कोजी कहता है कि मैं इस शहर को छोड़ के जाने वाला हूँ ओल्ड कैपिटल के लिए, जहाँ पे मैं फिर से अपने आप को ट्रेन करूंगा ताकि मैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। एंड ये कह के वो वहां से जाने लगता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो एंड कूडो फाइनली अपने एंगेजमेंट को रजिस्टर कर लेते हैं। एंड ये सब देखने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मियो फाइनली मिसेस कूडो बनने वाली थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर पे कोई तो आई हुई थी एंड मियो जैसे ही उस लेडी को ग्रीट करने जाती है वो पूछती है तुम मियो हो ना, एंड बोलती है कि मैं और कोई नहीं कूडो की बड़ी बहन हूँ हाजुकी कूडो एंड उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो कूडो से बोलती है कि वो अपना एलिगेंट लेडी बनने का कोर्स कंटिन्यू रखना चाहती है, बट कूडो बोलता है कि तुम ये क्यों ही करना चाहती हो, जिस पे मियो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए एक टीचर ढूंढ लूंगी, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए। जिस पे कूडो बोलता है कि ठीक है, एंड मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हारी टीचर बन सकती है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि अपनी ही बड़ी बहन के बारे में बात कर रहा था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजुकी एंड मियो बातें कर रहे थे एंड तभी वहां पे यूरी भी आ जाती है एंड यूरी हाजुकी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड तभी वहां पे कूडो भी आता है एंड आते ही वो दोनों क्लासिक भाई बहन की तरह लड़ने लगते हैं। फिर हाजुकी मियो से बोलती है कि कूडो ने ही उसे यहाँ मियो के लिए बुलाया है एंड वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक एन्चेंटिंग वुमन बनने की ट्रेनिंग दूंगी। एंड फिर वो दोनों ही गार्डन में फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए चले जाते हैं
एंड मियो भी हाजुकी को अपने फेवरेट फ्लावर्स के बारे में बताती है। एंड ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फिर हाजुकी मियो को काफी सारी किताबें देती है जो कि एक प्रॉपर लेडी कैसे बने उसके बारे में सिखाती है। एंड वो बताती है कि वो एक गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएट है, सो वो उसे इस बारे में काफी अच्छी तरह से बता सकती है। एंड कूडो भी इनकी बातें बाहर से छुप छुप के सुन रहा था कि आखिर ये दोनों अंदर क्या बातें कर रहे हैं। फिर मियो हाजुकी को उसे सिखाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिससे हाजुकी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो को हक कर लेती है। एंड वो पूछती है कि कूडो, क्या मैं तुम्हारी वाइफ को अपने साथ ले जा सकती हूँ? एंड तभी कूडो एकदम से रूम के अंदर आ जाता है एंड बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड कूडो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। एंड दूसरी तरफ हाजुकी बोलती है कि हमारी स्टडी तो चल ही रही है, पर उसके लिए हमें एक गोल भी चाहिए होगा ताकि हम अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। एंड एक अच्छा गोल होने वाला है एक पार्टी जो कि आज से 2 महीने बाद की है। एंड वहां पे कूडो एंड मेरा दोनों का ही इनविटेशन है। एंड अब हमारे साथ तुम भी चलना। वहां पे सोशल गैदरिंग होगा जहां पे तुम अपना सोशल स्किल इम्प्रूव कर सकती हो। एंड ये सब सुनने के बाद कूडो भी उसे इंसिस्ट करता है एंड मियो भी मान जाती है। एंड आज के लिए मियो के लेसन्स भी खत्म हो चुके हैं, सो हाजुकी उन्हें बाय बोल के वहां से चली जाती है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो को अचानक से सुपर नेचुरल एबिलिटीज फील होती है एंड वो जल्दी से मियो के रूम पे जाता है। एंड वो देखता है कि मियो को आज भी एक नाइटमेयर आ रहा है। एंड कूडो जैसे ही मियो के पास जाता है उसे फिर से वही सुपर नेचुरल एबिलिटी फील होती है। एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि घर का बैरियर भी नहीं टूटा था, तो ये सुपर नेचुरल एबिलिटी आया कहाँ से? एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक पत्थर के सामने एक काफी खतरनाक से रिचुअल कर रहे थे। एंड तभी उस पत्थर में एक क्रैक पड़ता है एंड अगले ही मोमेंट पे वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। एंड वहां पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। एंड वहां पे जो आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है एंड धुएं में से 2 आंखें चमकने लगती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के सीनियर को दिखाया जाता है जो कि कूडो को अपने कैबिन में बुलाता है एंड बोलता है कि ताकाहितो को रेवोल्यूशन मिल चुका है एंड मैं वहां जाने वाला हूं तात्सुइशी पे एक रिपोर्ट देने के लिए। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ। एंड कूडो भी इस बात पे एग्री कर लेता है, बट फिर कूडो का सीनियर बोलता है कि जो टूम्ब था वो तोड़ दिया गया है। एंड ये सुनने के बाद कूडो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक अननोन से बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी समय आ चुका है, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए मियो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि दूर जंगल में एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ काफी सारे ग्रेव हैं। एंड वहाँ जब सुपर नेचुरल एबिलिटी वाले लोग मर जाते हैं तब उन्हें ही वहां दफनाया जाता है। एंड इन लोगों के स्पिरिट्स जब उस एरिया के नेगेटिव इमोशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं तब ये काफी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड इसीलिए इस ग्रेव को परमानेंटली सील कर दिया गया था। एंड अगर ये सच है कि अब इस सील को तोड़ दिया गया है एंड उसमें से सारे स्पिरिट्स बाहर आ गए हैं, तो ये इम्पेरियल सिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एंड फिर हमें इम्पेरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कूडो एंड उसके कमांडर ओकाइतो को देखते हैं एंड वो दोनों भी इसी बारे में बात कर रहे थे। एंड जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनके सामने काजुइशी आ जाता है। एंड तीनों ही इम्पेरियल सिटी में है क्योंकि प्रिंस ने इन्हें उसी ग्रेव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। एंड काजुशी को देख के कूडो बोलता है कि तुम एक फॉर्मल जगह पे प्रिंस से मिलने के लिए आए हो और वो भी ये ड्रेस पहन के, जिस पे काजुशी बोलता है कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, सो मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाला। एंड फिर वो तीनों ही प्रिंस ताकाहितो के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पे ताकाहितो उन तीनों को ग्रीट करता है। एंड तभी काजुशी प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड बोलता है कि मैं तात्सुइशी फैमिली का नया हेड हूँ। एंड फिर वो बोलता है कि उसकी फैमिली के एक मेंबर ने इतना बड़ा क्राइम किया है जो कि उसका फादर ही है, बट फिर भी आपने मुझे अपने सामने बैठने का परमिशन दिया, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड उस इंसिडेंट के बाद हमारी फैमिली कूडो फैमिली के अंडर ही है एंड हम उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं जब तक कि हमारी फैमिली का जो गुडविल है वो वापस नहीं आ जाता। जिस पे प्रिंस ताकाहितो बोलता है कि
कोई बात नहीं, मैं अपने फादर के बिहाफ में तुम्हारी फैमिली को माफ करता हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद ओकाइतो बोलता है कि प्रिंस, अब हमें उस ग्रेव के बारे में बात करना चाहिए। जिस पे ताकाहितो कामली बोलता है कि जो ग्रेव था वो अब अनलीश हो चुका है एंड काफी जल्दी अंडरवर्ल्ड से एक डीप नेवर एंडिंग नाइट शुरू होने वाला है एंड इसीलिए तुम्हें अपने आप को इस बैटल के लिए प्रिपेयर करना होगा। एंड ये सब सुनने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। बट तभी प्रिंस ताकाहितो कूडो को अपने पास बुलाता है एंड कूडो से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है कूडो। जिस पे कूडो एग्री करता है एंड तभी ताकाहितो बोलता है कि मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी फियांसे को काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है एंड तुम अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रखो। जिस पे कूडो पूछता है कि क्या आप ये फ्यूचर देख के प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट प्रिंस इस पे कुछ भी नहीं बोलता एंड बस एक स्माइल पास करता है। एंड फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां मियो हाजुकी से ट्रेनिंग ले रही थी कि एक प्रॉपर लेडी कैसे बना जा सकता है एंड हाजुकी भी उसे हर एक चीज की ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे स्माइल करना है, कैसे चलना है एंड एक ओकेशनल इवेंट के टाइम पे कैसे खाना खाना है। एंड हाजुकी की ये ट्रेनिंग देख के मियो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी हाजुकी से। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है एंड वो प्रिंस ताकाहितो की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था जो कि उसने मियो के फ्यूचर के बारे में कहा था। एंड फिर कूडो उस डिटेक्टिव की बातों को भी याद करने लगता है जिसने कहा था कि मियो की मदर ओसुबा फैमिली से बिलोंग करती है एंड मियो का भी उनसे रिलेशन है। एंड ये ओसुबा फैमिली इसीलिए इतनी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनके पास एक काफी मिस्टीरियस एंड खतरनाक स्पेशल एबिलिटी है जो कि है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं उनके ड्रीम के थ्रू एंड उनके मेमोरीज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड तभी कूडो सोचता है कि मियो को इतनी सारी नाइटमेयर्स आ रही हैं, कहीं उनके पीछे मियो का ओसुबा फैमिली से रिलेशन होने का तो रीजन नहीं है क्योंकि घर का बैरियर भी कभी भी नहीं टूटता बट फिर भी उसे घर में मैजिक की ट्रेसेस मिलती हैं। एंड फिर कूडो अपने ऑफिस से बाहर जाने लगता है एंड गोडो के पूछने पे वो बोलता है कि वो रात होने से पहले वापस आ जाएगा। एंड फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां हाजुकी मियो को अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसके बारे में सिखा रही थी एंड मियो इस चीज के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल थी एंड हाजुकी को भी मियो को सिखाने में बहुत ही मजा आ रहा था। बट फिर हाजुकी मियो से बोलती है कि मियो, क्या तुम मुझे ऐसे फॉर्मली मिस हाजुकी बुलाना बंद कर सकती हो क्योंकि हम लोग अब फैमिली हैं एंड मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। एंड ये सब सुनने के बाद मियो बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब से मैं आपको सिर्फ हाजुकी ही बुलाऊंगी। एंड ये सुनने के बाद हाजुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड फिर हम देखते हैं कि उनका आज का सेशन खत्म हो चुका है एंड अब हाजुकी अपने घर वापस जा रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो उसी डिटेक्टिव से मिलने गया था जिसे कि मियो एंड ओसुबा फैमिली के रिलेशन के बारे में कूडो ने पता करने को कहा था। बट वो डिटेक्टिव बोलता है कि ओसुबा फैमिली के एग्जिस्टेंस का और कोई भी ट्रेस अब नहीं रहा, उन्होंने शायद अब अपना नाम ही बदल लिया है। बट इस रिजल्ट से कूडो इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। कूडो सोच रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने अपना पूरा एग्जिस्टेंस ही इरेज कर दिया है। फिर वो लोग उनके पास जो सबसे बड़ा क्लू है उसी के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं एंड वो है मियो की मदर। फिर कूडो बोलता है कि उस टाइम पे इंपेरियल सिटी में जितनी भी लड़कियों का नाम सूमी था उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो देखता है कि मियो को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे हैं एंड इस बार कूडो ने डिसाइड कर लिया था कि वो मियो के इन नाइटमेयर्स के पीछे का रीजन ढूंढ निकालेगा। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मियो टेस्ट दे रही थी एंड हाजुकी मियो के इम्प्रूवमेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। फिर हाजुकी नोटिस करती है कि मियो काफी ज्यादा टायर्ड लग रही थी। वो मियो से पूछती भी है बट मियो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मुझे रात को काफी अच्छी नींद भी आई थी एंड जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पे इंपेरियल सिटी एंड मिनिस्ट्री से एक ऑफिसर आता है एंड सीक्रेट मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो कि काफी ज्यादा रेयर था। वो बंदा कूडो के ऑफिस में आता है एंड अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है आरता सुरोकी
एंड मुझे इम्पेरियल मिनिस्ट्री हाउस होल्ड ने ही भेजा है। एंड ये सेम बंदा है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि मियो के बारे में बोल रहा था। फिर कूडो भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं इस एंटी स्पिरिट डिपार्टमेंट का कमांडर हूँ। फिर कूडो सुरोकी से उस ग्रेव के बारे में पूछता है, जिसपे वो बोलता है कि ये तो कंफर्म्ड है कि वो ग्रेव अब खुल चुका है एंड अब इम्पेरियल मिनिस्ट्री भी उन इविल स्पिरिट्स को कैप्चर करने का ट्राई कर रही है। फिर कूडो पूछता है कि इम्पेरियल मिनिस्ट्री इतना ज्यादा रश क्यों कर रही है इस मैटर में, जिस पे सुरोकी बोलता है कि अब तक बस 20% इविल स्पिरिट्स ही कैप्चर हो पाए हैं एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम भी इन स्पिरिट्स को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करो। एंड ये सब सुनने के बाद कूडो बोलता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से तुम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय तो नहीं रखते हो, तो तुम यहाँ पे कैसे आए? जो सुनने के बाद सुरोकी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इम्पेरियल मिनिस्ट्री से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, बट मैं उनका एक एफिलिएट हूँ एंड मैं काफी टाइम से ये काम कर रहा हूँ एंड मैं एक ट्रेडिंग कंपनी भी चलाता हूँ एंड आज मैं यहाँ बस एक नेगोशिएटर के हिसाब से ही आया हूँ। एंड यहीं पे इन दोनों का मीटिंग खत्म हो जाता है एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूडो अपने सोल्जर्स के साथ उसी माउंटेन पे आ चुका है एंड उस ग्रेव पे पहुंचने के बाद कूडो सबको बोलता है कि तुम्हें अगर कोई भी स्पिरिट दिखती है तो तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। एंड फिर हमें काजुशी को दिखाया जाता है जो कि उस ग्रेव के इंसिडेंट में घायल हुए लोगों को ट्रीट कर रहा था एंड वो नोटिस करता है कि इन लोगों के पल्स तो चल रहे हैं बट ये लोग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हैं एंड इन लोगों के हाथों पे कुछ स्पॉट्स थे जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग उन स्पिरिट्स के कांटेक्ट में आ गए थे। फिर काजुशी अपने पावर का यूज करके उनके बॉडी से उस कर्ज को निकालने का ट्राई करता है बट तभी वो देखता है कि उस आदमी के बॉडी से काफी सारे स्पिरिट्स निकल रहे हैं एंड ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है कि इस आदमी के अंदर जो स्पिरिट्स हैं उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। एंड तभी हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि नोटिस करता है कि उस एरिया में एक काफी अजीब सा साइलेंस था एंड तभी वो नोटिस करता है कि काफी सारी लाल आंखें उनकी तरफ बढ़ रही हैं एंड अगले ही मोमेंट पे काफी सारे स्पिरिट्स उन्हें चारों तरफ से घेर देते हैं एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम मियो को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पे पहुंच चुकी थी एंड काफी सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे एंड तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वो स्पिरिट्स अब अटैक करने लगे थे एंड तभी कूडो भी उन पे फ्लेम अटैक कर देता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड तभी दूसरी तरफ मियो की नींद टूट जाती है एंड फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम फिर से उसी आराता नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक चेरी ट्री के सामने खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है कि फाइनली टाइम आ चुका है एंड तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है एंड बोलता है कि काफी सारे इंडिकेशंस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं एंड जल्द ही अवेकनिंग होने वाला है, जिस पे आराता बोलता है कि हाँ एंड इस बार मैं उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो, हाजुकी एंड यूरी तीनों मिलके टाउन में आते हैं एंड तभी हाजुकी नोटिस करती है कि मियो का फेस काफी ज्यादा पेल लग रहा है बट तभी एक बच्चा आके मियो से टकराता है एंड मियो का पर्स नीचे गिर जाता है एंड मियो जैसे ही उस पर्स को उठा के खड़ी होती है उसका सिर चकरा जाता है एंड वो गिरने वाली होती है बट तभी कोई आके उसे गिरने से बचा लेता है एंड धुंधली आंखों से मियो को लगता है कि ये कूडो है बट तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आराता सुरोकी था एंड वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो मिस मियो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को अब थोड़ा थोड़ा होश आ चुका है और आराता उसे पूछता है कि तुम मियो हो ना, तो अब तुम कैसी हो। मियो हड़बड़ा के खड़ी होती है और आराता से माफी मांगती है उसे ट्रबल देने के लिए, जिसपे आराता बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई भी डिसेंट इंसान ऐसा ही करता। पर मियो फिर भी माफी मांगे जा रही थी और आराता बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वो बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। इस पे मियो आराता को थैंक यू बोलती है और तभी वहां पे कूडो की बहन भी आ जाती है और वो भी आराता को थैंक यू बोलती है मियो की मदद करने के लिए। और वो मियो से कहती है कि चलो अब हम लोग कहीं छांव वाली जगह पे जाकर बैठते हैं। एंड अब आराता मियो को टेक केयर कह के वहां से चला जाता है। तभी यूरी भी वहां आ जाती है और
मियो से पूछने लगती है कि क्या वो अब ठीक है। मियो कहती है कि हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आराता दूर से मियो को देख के बोल रहा होता है कि मियो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा स्पेशल हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियो की खबर सुन के कूडो भागा भागा मियो के पास आता है। बट वो देखता है कि मियो अभी सो रही होती है, और कूडो मियो को देख के सोचने लगता है कि मियो खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही है। फिर अगले सीन में कूडो अपनी बहन को मियो के कंडीशन के बारे में बता रहा होता है, जिस पे कूडो बोलता है कि रात को जब भी मियो को सपने आते हैं तभी उसे घर में किसी की सुपरनेचुरल पावर्स फील होती है, बट उसे घर में कोई भी दूसरा नहीं दिखता। जिस पे उसकी बहन बोलती है कि क्या कोई दूसरे लोकेशन से भी इतनी दूर तक अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी यूज कर सकता है। जिस पे कूडो बोलता है कि सिर्फ उसूबा ही ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा करने पे भी घर के बैरियर में क्रैक होना चाहिए था, पर घर का बैरियर भी बिल्कुल सही है, जिससे ये तो समझ में आता है कि बाहर से कोई ऐसा नहीं कर रहा। एंड कूडो बोलता है कि जहां तक मुझे लगता है ऐसा मियो के उसूबा ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है। ये सुन के हाजुकी शॉक हो जाते हैं कि मियो उसूबा क्लैन से बिलोंग करती है, जिस पे कूडो बोलता है कि मियो की मदर उसूबा क्लैन से बिलोंग करती थी, और उन्होंने साइमोरी क्लैन में मियो के फादर से शादी करी थी। एंड कूडो कहता है कि इवन दो मियो उसूबा ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, फिर भी बचपन से ही उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है, और शायद इसीलिए उसकी बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मियो पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होना ही था तो इतने सालों बाद क्यों। जिस पे कूडो कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता, और अब तक वो बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है। और हाजुकी पूछती है कि क्या मियो को उसूबा फैमिली से रिलेटेड ये सब बातें पता है। जिस पे कूडो कहता है कि नहीं, और मियो ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, तो उसे शायद अपने उसूबा ब्लड लाइन के कनेक्शन के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। एंड कूडो बोलता है कि अगर वो मियो से इस चीज के बारे में डायरेक्टली पूछ भी ले तो भी शायद वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहेगी। कूडो कहता है कि मियो हमेशा ही अपने इमोशंस को छुपा के रखने का ट्राई करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने डॉग के साथ जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहा होता है। एंड तभी उसका डॉग सामने कुछ नोटिस करता है एंड वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो आदमी भी उसी डायरेक्शन में देखता है तो उसे कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देख के वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड उसकी चीख के साथ ये सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां कूडो एंड गोडो इसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गोडो कहता है कि जब वो आदमी उन्हें मिला तब वो ऑलमोस्ट कोमा की स्टेट में था, और बोलता है कि उस आदमी पे स्पिरिट्स ने ही अटैक करा था। जिस पे कूडो कहता है कि ये इतनी जल्दी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंच भी गए। गोडो बोलता है कि उनके मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, और मिनिस्ट्री ऑफ इम्पेरियल हाउस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो की अचानक से नींद खुलती है एंड वो काफी डरी हुई होती है। एंड मियो सोचती है कि आखिर ये नाइटमेयर्स कब खत्म होंगी। फिर हम देखते हैं मियो फोन पे कूडो से बात कर रही थी एंड कूडो बोलता है कि आज उसे ऑफिस में काफी ज्यादा काम है एंड वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। जिस पे मियो बोलती है कि ठीक है, तो फिर वो कूडो के लिए लंच ले जाएगी। बट कूडो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंड वो मियो को रेस्ट करने के लिए बोलता है एंड बोलता है कि गोडो उसे बुला रहा है एंड अब उसे जाना होगा। फिर अगले सीन में ये चारों मिलके इन स्पिरिट्स के अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कूडो पूछता है कि मिनिस्ट्री का क्या एक्शन है, बट कूडो का सुपीरियर बोलता है कि मिनिस्ट्री इस मैटर में काफी स्लो है एंड हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। जिस पे कूडो कहता है कि ठीक है, अब से इंपेरियल कैपिटल डायरेक्टली हमारे प्रोटेक्शन के अंडर होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मियो ने यूरी एंड हाजुकी के लिए खाना बनाया होता है एंड तीनों ही मिलके खाना खाने लगते हैं। मियो के हाथ का खाना खा के हाजुकी को काफी अच्छा लगता है, जिस पे यूरी एंड हाजुकी मियो के कुकिंग स्किल की तारीफ करने लगते हैं। जो सुन के मियो शर्माने लगती है एंड हाजुकी अपने कुकिंग स्किल के बारे में बताने लगती है।
एंड बोलती है कि वो कभी भी खाना बनाने में अच्छी नहीं थी। एंड वो अपने पास्ट के बारे में भी बताने लगती है कि उसकी बस 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। जब उसकी शादी हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, एज़ उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन उसकी कभी भी अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, एज़ वो घर के कामों में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक दिन हाजुकी एंड उसके हस्बैंड के बीच लड़ाई हो जाती है एंड उनकी शादी वहीं पे एंड हो जाती है। बट हाजुकी बोलती है कि उसे रिग्रेट है कि इस तरह से उनकी शादी एंड हुई। एंड हाजुकी मियो से कहती है कि हमेशा अपने फीलिंग्स की सुनो, ताकि तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी तरह रिग्रेट ना करना पड़े। जिस पे मियो बोलती है कि वो बस हमेशा कूडो के साथ रहना चाहती है। जो सुन के हाजुकी बोलती है कि कूडो सच में काफी ज्यादा लकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो एंड उस डिटेक्टिव का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि सुमी उസുबा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल था, बट कूडो कहता है कि अगर ये वही सुमी है जो कि उസുबा क्लैन से रिलेटेड है तो ये वर्थ इट है। एंड वो उस डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन चालू रखने को कहता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां कूडो आसमान की तरफ देख रहा होता है। एंड तभी मियो वहां चाय लेके आ जाती है और पूछती है कि क्या वो भी कूडो के साथ बैठ सकती है। कूडो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर कूडो मियो से माफी मांगता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वो उसे अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। जिस पे मियो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो समझ सकती है कि कूडो का काम जरूरी है। फिर कूडो मियो से पूछता है कि मियो, क्या तुम श्योर हो कि कोई चीज तुम्हें बॉदर नहीं कर रही। जिस पे मियो बोलती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। एंड वो हाजुकी के बारे में कूडो से पूछने लगती है, जिस पे कूडो बोलता है कि हालांकि हाजुकी पे उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बट उनका रिश्ता बचपन से ही काफी अच्छा रहा है। फिर कूडो अचानक से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मियो, प्लीज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां मियो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी घर पे कोई आता है एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि आराता है। मियो भी उसे पहचान जाती है एंड आराता मियो के हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, जिस पे मियो बोलती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। एंड आराता को वो फिर से थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर आराता बोलता है कि वो यहाँ कूडो से मिलने के लिए आया है, जिस पे मियो बोलती है कि कूडो तो ऑफिस में है। ये सुनने के बाद आराता खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है एंड मियो भी खुद को इंट्रोड्यूस करने ही जाती है कि तभी आराता बोलता है कि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि टाउन में सभी को पता है कि तुम कूडो की फियांसे हो। एंड बोलता है कि कूडो के बारे में उसने जो भी रूमर्स सुने थे वो सभी सच हैं। एंड बोलता है कि वो मियो से काफी ज्यादा काम करवाता है एंड इसीलिए मियो हमेशा इतनी ज्यादा थकी हुई लगती है। आरता कूडो के बारे में और भी कुछ बोलने लगता है, बट तभी मियो बोलती है कि इसमें कूडो की कोई गलती नहीं है। बट तभी अचानक से मियो के सिर में दर्द करने लगता है। तभी आराता अपने बिहेवियर के लिए मियो से माफी मांगता है एंड उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां आराता, कूडो एंड बाकी सब मिलके मीटिंग कर रहे थे। एंड आराता बोलता है कि मिनिस्ट्री ने कूडो को अथॉरिटी दे दी है ताकि वो अपने हिसाब से कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर कूडो एंड आराता बात कर रहे थे, जहां आराता बोलता है कि वो गलती से कूडो के घर पे चला गया था एंड मियो से मिला। जो सुन के कूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, बट आराता फिर से बोलने लगता है कि कूडो मियो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, जिस वजह से मियो डे बाय डे और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। एंड उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि कुछ दिन पहले मियो मार्केट में ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी एंड आराता ने ही उसे गिरने से बचाया था। एंड लास्ट में आराता कूडो को भी यही बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो उस डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है एंड वो डिटेक्टिव बोलता है कि उसे जितनी भी सुमी के बारे में पता चला है उनमें से एक काफी ज्यादा अजीब है, एज
उसके नाम पे कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। एंड बोलता है कि उसका नाम है सुमी सुरुकी। एंड सुरुकी नाम सुन के कूडो को आराता के बारे में याद आता है। एंड कूडो इमीडिएटली घर पहुंचता है एंड वो मियो को बुलाने लगता है। और वो देखता है कि मियो किचन में अकेली बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है। फिर कूडो और सामने जाके मियो को बुलाता है। तब जाके मियो को नोटिस होता है कि कूडो वापस आ चुका है। फिर कूडो मियो से पूछने लगता है कि मियो, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम मार्केट में बेहोश होके गिरने वाली थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे नाइटमेयर्स के बारे में नहीं पता? आखिर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? मियो बोलती है कि मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड वो अचानक से रोने लगती है, जिस पे कूडो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मियो से इस तरह से बात नहीं करना चाहता था। एंड तभी मियो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी कूडो को आराता का कार्ड दिखता है एंड वो मियो को लेके आराता से मिलने के लिए जा रहा होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज वो आराता से सब कुछ जान कर ही रहेगा एंड वो मियो की सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कूडो फाइनली मियो को लेके आराता के घर तक पहुंच चुका है। और जब वो मियो को उठा के घर के अंदर जा रहा होता है तभी मियो को होश आ जाता है। और वो कूडो से कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। और फिर जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर एक चेरी ब्लॉसम ट्री लगा हुआ था। और उस ट्री को देख के मियो को एक अपनापन सा फील होता है। फिर वहाँ पे आराता आ जाता है एंड उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों का उസുबा हाउस में स्वागत है। उസുबा नाम सुन के मियो हैरान हो जाती है और आराता उन दोनों को बताता है कि उसका असली नाम आराता उസുबा है। एंड वो मियो से कहता है कि वो दोनों ही कजिन्स हैं एंड वो दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आराता बोलता है कि उसे पता है कि कूडो यहाँ मियो के नाइटमेयर्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए आया है, जिस पे कूडो कहता है कि ये जरूर उസുबा फैमिली का कर्ज होगा और इसी वजह से मियो को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। आराता कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मियो के नाइटमेयर्स उसके सुपरनेचुरल एबिलिटीज की वजह से है और मुझे पूरा यकीन है कि मियो के पास कोई ना कोई सुपरनेचुरल एबिलिटी जरूर है। पर मियो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास तो स्पिरिट साइड भी नहीं है। जिस पे आराता बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास स्पिरिट साइड है या नहीं, क्योंकि उसूबा फैमिली के लोगों के पास खास तरह के सुपरनेचुरल एबिलिटीज होती है। इसके बाद वहाँ पे मियो के मदर के फादर यानी कि मियो के ग्रैंडफादर वहाँ पे आते हैं, जिनका नाम योशिरो उसूबा होता है। वो मियो से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फिर वो लोग बात करने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। और मियो बताती है कि घर के अंदर आने के बाद से ही उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा है, जिस पे आराता बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि घर के चारों तरफ उसूबा बैरियर लगा हुआ है और अगर तुम यहाँ कुछ दिनों तक रहती हो तो तुम्हें नाइटमेयर्स नहीं आएंगे और तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी। लेकिन तुम जैसे ही बैरियर से बाहर जाओगी तो तुम्हें फिर से नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। जो सुनने के बाद कूडो पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है मियो के नाइटमेयर्स को रोकने के लिए, जिस पे मियो के ग्रैंडफादर बताते हैं कि ज़रूर, पर कूडो को मियो को उസുबा फैमिली के हवाले करना पड़ेगा। जिस पे कूडो उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है और तुम लोगों ने तब मियो की मदद क्यों नहीं करी जब मियो साइमोरी फैमिली में थी। मियो के ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन लोगों को भी नहीं लगा था कि मियो के पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी होगी, लेकिन उन्हें हाल ही में पता चला है कि मियो के पास भी सुपर नेचुरल एबिलिटी है, जिसका नाम है ड्रीम साइट, जो कि किसी भी इंसान के ड्रीम को मैनिपुलेट कर सकती है और ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कूडो एक बार फिर उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों का मियो के साथ क्या करने का प्लान है, जिस पे योशिरो बताते हैं कि उസുबा फैमिली की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोखी होती है और इसीलिए वो लोग मियो को किसी और के हवाले नहीं कर सकते। बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि कूडो मियो को छोड़ दे। जो सुन के कूडो उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है। फिर आराता बोलता है कि क्यों ना हम लोग मियो से ही पूछ ले कि वो किसके साथ और कहाँ रहना चाहती है। जो सुन के मियो कूडो के बारे में सोचने लगती है कि अगर वो कूडो के साथ रहेगी तो उससे कूडो को और भी ज़्यादा परेशानी होगी। पर वो बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिस पे आराता कूडो से कहता है कि हम दोनों एक डुएल करते हैं। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें मियो के नाइटमेयर्स को कंट्रोल करना सिखा दूंगा, पर अगर मैं जीता तो मियो यहाँ हमारे साथ उസുबा फैमिली में रहेगी।
कूडो इस डुएल के लिए मान जाता है और आराता कहता है कि ये एक सीरियस डुएल होगा, यानी कि इस डुएल में जो कोई भी जीतेगा वो सामने वाले को मार सकता है। इसके बाद वो लोग डुएल के लिए बाहर आ जाते हैं और कूडो डुएल के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, बट आराता वहां अपनी गन निकाल लेता है एंड डुएल शुरू होते ही कूडो काफी तेजी से आराता पे अटैक कर देता है। लेकिन वो बस आराता का एक क्लोन था और इसका फायदा उठा के आराता कूडो के हाथ पे शूट कर देता है, लेकिन कूडो हार नहीं मानता और फिर से आराता पे अटैक कर देता है। पर ये भी उसका बस एक क्लोन था। आराता फिर से कूडो पे शूट करने की कोशिश करता है, बट इस बार वो आराता को रोक देता है और वो आराता से कहता है कि अब तुम्हारी ये एबिलिटी मुझ पे और काम नहीं आएगी। जिस पे आराता कूडो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसुबा फैमिली के पास स्पिरिट साइट क्यों नहीं होती है, जबकि स्पिरिट से लड़ने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसुबा फैमिली की एबिलिटीज़ ह्यूमन से फाइट करने के लिए होती है। ये कहने के साथ साथ आराता अपनी एबिलिटी यूज़ करके वहाँ फॉग क्रिएट कर देता है और वहाँ पे आराता के कई सारे क्लोन्स एक साथ आ जाते हैं। लेकिन कूडो कुछ ना बोल के अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी का यूज़ करता है और वो आराता के बहुत सारे क्लोन्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। आराता बहुत बार कूडो के ऊपर शूट करता है, बट कूडो उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद कूडो आराता से कहता है कि तुम्हारे उसूबा एबिलिटी का क्या हुआ, जिसके बाद आराता फिर से अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। फिर कूडो एक बहुत बड़ा फायर बॉल क्रिएट करता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये देख के मियो कूडो को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका ग्रैंडफादर उसे ऐसा करने के लिए नहीं देता। दूसरी तरफ कूडो आराता से पूछता है कि क्या तुम इससे बच सकते हो, और वो आराता पे अटैक कर देता है, जिससे कि उसके काफ़ी सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आराता खुद भी घायल होके गिर जाता है। फिर कूडो एक लास्ट अटैक से आराता को खत्म करने ही वाला था कि तभी आराता कूडो के सामने मियो का एक क्लोन बना देता है, जिसे कूडो का ध्यान भटक जाता है और उसी सिचुएशन का फायदा उठा के आराता कूडो को हरा देता है। कूडो आराता से पूछता है कि क्या तुम गोली नहीं चलाओगे, जिस पे आराता कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो भागते हुए कूडो के पास आ रही थी, लेकिन तभी आराता टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके कूडो को घर के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मेजर एंड गोडो को दिखाया जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्पिरिट्स अब एकजुट होकर पूरे कैपिटल के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर गोडो से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके कूडो को यहाँ पे बुलाओ। पर दूसरी तरफ घर पे हाजुकी कूडो को हील कर रही थी और उसे डांट भी रही थी कि वो हारने के बाद चुपचाप मियो को वहां पे अकेला छोड़ के कैसे वापस आ गया। वो कूडो को जल्दी से मियो को वापस घर ले आने के लिए कहती है, बट कूडो कहता है कि उसके पास कोई भी हक नहीं है कि वो मियो को वापस ले आए, क्योंकि वो आराता के साथ डुअल हार चुका है। पर ये सुनते ही हाजुकी कूडो के सिर पे एक घूंसा मार देती है और कहती है कि वो लूजर की तरह मियो को वहां अकेला छोड़ के कैसे आ गया। जिस पे कूडो बताता है कि जब मियो से पूछा गया था कि वो उसुबा फैमिली में रहना चाहती है या फिर कूडो के साथ, तब उसने कहा था कि उसे पता नहीं है। लेकिन हाजुकी फिर से उसके सिर पे घूंसा मारती है और कहती है कि कूडो बेवकूफ है और उसे उस टाइम पे सोचना चाहिए था, शायद मियो इन सब के लिए खुद को दोष दे रही होगी और इसीलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा। लेकिन कूडो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। फिर कूडो को ऑफिस से कॉल आया होता है और वो हाजुकी से बोलता है कि वो सबसे पहले हेडक्वार्टर जाएगा। हाजुकी पूछती है कि क्या तुम मियो को इग्नोर करने वाले हो अपने काम की वजह से, जिस पे कूडो कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इससे कई सारे लोगों की जानें चुरी हुई है। लेकिन मिशन के खत्म होने के साथ साथ मैं मियो को वापस ले आऊंगा। इसके बाद हमें एम्पायर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि जिस दिन का इंतजार था वो बस अब आने ही वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो उസുबा फैमिली के मेंशन में चुपचाप बैठी हुई थी और तभी वहां पे आराता आ जाता है और मियो से पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। बट मियो उल्टा उससे पूछती है कि कूडो कैसा है, जिस पे वो बोलता है कि उसने कूडो के साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने बस कूडो को घर के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था और उसने सुना है कि कूडो बिल्कुल ठीक है और वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है। आराता ये भी कहता है कि कूडो मियो की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने मियो से पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया।
ये उसने जानबूझ के कहा था ताकि मियो कूडो के बारे में सोचना बंद कर दे। फिर वो मियो को उसकी मदर की फोटो दिखाता है और बोलता है कि मियो की मदर के पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी थी। और आराता मियो को बताता है कि मियो के पास जो एबिलिटी है उसे ड्रीम साइट कहा जाता है। और उसने ड्रीम साइट के बारे में पहले जो कहा था वो तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसकी एबिलिटी का। आराता बताता है कि ये एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस एबिलिटी को यूज़ करने वाले किसी के भी दिमाग या ड्रीम में घुस सकता है जब वो लोग सो रहे हो। और उनके ड्रीम्स को यूज़ करके वो उन लोगों के माइंड और उनके डिसीशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो बोलता है कि मियो जैसे जैसे अपने एबिलिटी को मास्टर कर लेगी वो पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकेगी। बट मियो अपने इस एबिलिटी के बारे में जान के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो आराता से पूछती है कि इससे पहले कभी उसकी ये एबिलिटी क्यों अनलॉक नहीं हुई। एंड तभी वहाँ पे मियो के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे एक खास वजह थी और किसी ने मियो की इस एबिलिटी को सील किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि मियो की ही मदर थी। जो सुन के मियो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिस पे मियो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारी एबिलिटी सील क्यों की और उन्होंने साइमोरी फैमिली में शादी क्यों करी। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।